अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में हम कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कल हमने देखा था लास्ट वीडियो में पीरियोडिक इनकम स्टेटमेंट। इसमें हमने देखा था कि एक पार्टिकुलर जो टाइम पीरियड होता है, एक पूरा टाइम पीरियड जो एक डेट से पार्टिकुलर एक डेट से स्टार्ट होता है और एक डेट पे आके ख़त्म होता है। उस टाइम पीरियड में जो भी बिजनेस की इनकम होती है, जो भी बिजनेस का एक्सपेंस होता है, उनका टोटल करके उनकी समरी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड में बिजनेस को कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, जिसको हमने देखा था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं बिजनेस के, डायरेक्ट इनकम क्या होती है। फिर हमने देखा था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग कास्ट जो ऑपरेटिंग कास्ट होती है या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोले हम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से क्या क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल की थी। ये किस में की थी हमने? पीरियोडिक इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हम प्रॉफिट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज हम करेंगे पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट ये होता है कि एक पार्टिकुलर डे पे, ये जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट को हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि बिजनेस की एक पार्टिकुलर डेट पे क्या पोजीशन है। जैसे कि हम देखते हैं कि 31/3/2023 को इस डेट को बिजनेस की क्या पोजीशन थी। बैलेंस शीट में ये होता है एसेट और लाइबिलिटी। बिजनेस की एसेट और लाइबिलिटी क्या होती है, ये हम डिटेल में पहले बात करते हैं। एसेट, जो भी एसेट होते हैं, ये बिजनेस के रिसोर्स होते हैं जिन पे बिजनेस का लीगल राइट होता है। जैसे कि एसेट दो टाइप के होते हैं, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट उनको कहते हैं जिनकी अटेंशन होती है कि नेक्स्ट आने वाले एक साल में ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। और नॉन करंट एसेट वो होते हैं कि जिनकी अटेंशन नहीं होती कि एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनकी कोई भी ऐसी अटेंशन कन्वर्ट होने की नहीं होती। जैसे कि बिजनेस की लैंड होगी, बिजनेस की बिल्डिंग होगी, अब लैंड बेच के कैश में कन्वर्ट तो नहीं करेंगे एक साल में, तो ये इंटेंशन नहीं होती, तो ये आएगा नॉन करंट एसेट में। ऐसे भी बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग भी वो सेल नहीं करेंगे। तो बिजनेस का फर्नीचर, यहाँ पे सेल वाला फर्नीचर नहीं, यहाँ पे जो उसका अपना फर्नीचर होता है, जैसे कि ऑफिस होगा, ऑफिस में चेयरमैन की चेयर होगी, तो वो चेयर को तो नहीं ना वो बेच देंगे कैश के लिए। वो बिजनेस का जो यूज करने वाला फर्नीचर होता है उसकी बात हो रही है। तो ये सब आते हैं नॉन करंट एसेट में। तो करंट एसेट वो कहते हैं जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक तो कैश ही होगी। दूसरा शॉर्ट टर्म जो डिपॉजिट होता है, जैसे कि बिजनेस ने अगर कहीं पे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट किया हुआ है, वहां से इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इसका एसेट होगा। लेकिन ये कौन सा एसेट है? ये करंट एसेट है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए है। तो उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती हैं, ये भी कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं एक साल में। उसके बाद सेल ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पे जो चीज़ें दी होती हैं, तो ये भी एक साल में कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब अगर कोई चीज़ आज सेल की, बिजनेस ने उधार पे कोई एसेट अपना सेल किया इसने, तो इसको कैश एक साल के अंदर अंदर मिल जाएगी। तो सेल ऑन क्रेडिट जो होता है, ये भी इसका करंट एसेट में आता है। जो उधार लेने वाला पर्सन होता है, उसको डेटर कहते हैं, उसको डेटर कहते हैं। ये टर्म भी आ सकती है कि डेटर किसके रिलेटेड होता है एग्जाम में डायरेक्ट। आज हम इस वीडियो में बहुत सी टर्म देखेंगे ऐसी। तो डेटर कहते हैं उधार लेने वाले को, जो भी पर्सन बिजनेस से उधार लेता है उसको डेटर कहते हैं। उसके बाद है एडवांस पेमेंट, जो एडवांस पेमेंट कर देते हैं, या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इनको कहते हैं। जैसे कि चीज़ें अभी यूज़ नहीं की, जैसे कि एक बिल्डिंग है, उसका एडवांस में वो रेंट दे देंगे, एडवांस में रेंट दे देंगे, पेमेंट पहले से कर देंगे, अभी इसकी सर्विस नहीं ली बिल्डिंग की, तो ये भी इसका करंट एसेट में आता है। ये सब शॉर्ट टर्म है। उसके बाद होता है टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग वगैरह ये चीज़ें होंगी। इनटेंजिबल एसेट वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते।
जैसे कि गुडविल, गुडविल होती है कि एक रेपुटेशन होती है, एक ब्रांड होता है, उसकी कुछ रेपुटेशन होती है, उसको गुडविल कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं अगर आईफोन, तो हमारे माइंड में आ जाता है कि आईफोन बहुत महंगा है, ये कि बिजनेस है, ये ब्रांड, इसकी बिजनेस की एक अपनी गुडविल है। उसके बाद कॉपीराइट, मतलब अगर आपने कोई बुक लिखी, पब्लिश करवानी है, तो उस पे आप कॉपीराइट ले लोगे कि कोई भी आपकी परमिशन के बिना इसको पब्लिश करके सेल नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर हो गया, उसको भी हम टच नहीं कर सकते। तो जो भी एसेट होता है, ये कॉपीराइट भी बिजनेस का एसेट होता है। गुडविल जो होती है, उसका जो नाम होता है बिजनेस का, जो उसका उसकी रेपुटेशन होती है, ये भी एक इंटेंजिबल एसेट होता है, इंटेंजिबल एसेट। तो हमने ये चीज़ें की। करंट एसेट क्या होता है, जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल में बोलें, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनकी एक साल के अंदर इंटेंशन होती है कि ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, सेल ऑन क्रेडिट हो, या फिर जो डेटर होता है, मतलब इसने बिजनेस से उधार लिया और एक साल के अंदर ये भी कैश दे देगा। तो ये सब शॉर्ट टर्म में होता है। तो लॉन्ग टर्म का एक साल के अंदर अंदर का होता है। तो लॉन्ग टर्म जैसे ये चीज़ें होती हैं नॉन करंट एसेट, ये हमने देखा कि बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड वगैरह ये चीज़ें। तो उसके बाद ये टर्म जो हैं, ये हम लास्ट में आपको बताएंगे। उसके बाद लाइबिलिटीज भी दो टाइप की होती है, जैसे एसेट है करंट और नॉन करंट, ऐसे लाइबिलिटी भी करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। जैसे कि करंट लाइबिलिटी जो होती है, ये वो लाइबिलिटी होती हैं जो एक साल के अंदर अंदर हमें पे करनी होती हैं। बिजनेस को जो भी चीज़ें हो रही हैं, बिजनेस के हिसाब से हो रही हैं, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। जो भी चीज़ें बिजनेस को एक साल के अंदर अंदर पे करनी होती हैं, जो भी लाइबिलिटी, उनको करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। करंट लाइबिलिटी कैसे, जैसे कि सैलरी होगी। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि एग्जाम्पल, सैलरी आउटस्टैंडिंग कैसे होगी। बिजनेस है, एक वर्कर रखा, उस उसने एक महीना काम कर लिया, कत्ती डेट को उसको सैलरी देनी है, लेकिन नेक्स्ट मंथ की एक डेट होगी, तो सैलरी उसको अभी दी नहीं, इसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, उसको सैलरी देनी है अभी, लेकिन देनी तो है ना। सैलरी जो आउटस्टैंडिंग होती है, ये भी शॉर्ट टर्म में होती है, मतलब एक साल के अंदर अंदर तो देनी ही पड़ेगी ना, एक करंट लाइबिलिटी में आ जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है, शॉर्ट टर्म जो लोन लिया होता है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है, तो शॉर्ट टर्म में वो वापस भी तो देना है। फिर कैश क्रेडिट, जो कैश ली होती है उधार पे। उसके बाद एडवांस इनकम रिसीव्ड, एडवांस इनकम रिसीव्ड का मतलब ये हुआ कि ये लाइबिलिटी में इसलिए आता है कि इनकम तो रिसीव होगी, लेकिन लाइबिलिटी क्यों है यहाँ पे, बिजनेस ने कुछ सर्विस देने के लिए एडवांस में इसको पेमेंट मिल गई। एडवांस में अभी बिजनेस ने सर्विस दी नहीं, लेकिन इसको सर्विस तो देनी है ना, जब ये सर्विस दे देगा उसके बाद ही ये इनकम इसकी होगी ना, तब तक ये इनकम इस पे लाइबिलिटी है। अगर इसने सर्विस नहीं दी तो इसको ये इनकम वापस देनी है। इसलिए एडवांस इनकम जो बिजनेस के पास होती है, वो इसकी करंट लाइबिलिटी होती है। तो उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी देखते हैं कि जिनको एक साल के अंदर अंदर पे नहीं करना होता। पे तो करना होता है, लेकिन एक साल के अंदर अंदर नहीं, एक साल के बाद। जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले लिया, 5 साल के लिए बैंक से कोई लोन ले लिया, 10 साल के लिए ले लिया, तो ये एक साल के अंदर पे नहीं करना, उसके बाद करना है। उसके बाद उसके बाद ये है डिबेंचर्स। डिबेंचर ये भी एक टर्म है, एग्जाम में आ सकती है एमसीक्यू में, कि ये किसके रिलेटेड है, इसमें क्या होता है। तो ये देखो, इसमें ये होता है कि जो कंपनी होती है, जो बिजनेस होता है, वो कई बार क्या करता है कि पब्लिक से पैसा लेता है, पब्लिक को बोलता है कि आप मेरे पास डिपॉजिट करो, आप मेरे पास पैसे को रखो, जमा करवाओ, मैं आपको इतना इंटरेस्ट रेट दूंगा, तो इतने साल के बाद मैं आपको रिटर्न दे दूंगा। ठीक है, उधार लेगा एक टाइप का, तो उसको इंटरेस्ट देता रहेगा, और जो बोलेगा कि इतने टाइम के लिए फिक्स जमा करवा दो मेरे पास, तो उसके बाद आप निकलवा लेना, और इतने टाइम तक मैं आपको इतना इंटरेस्ट देता रहूंगा। तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 5 साल के लिए लेगा, 10 के लिए लेगा, ऐसे लेगा, तो ये भी नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है। उसके बाद ये चीज़ है कि जैसे हमने एसेट में किया था कि टेंजिबल एसेट होता है, तो इनटेंजिबल एसेट होता है। तो लाइबिलिटीज में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है।
टेंजिबल वाला और इनटेंजिबल वाला कंसेप्ट लाइबिलिटी में नहीं है, ये एसेट में है। ठीक है, सिर्फ एसेट में है। उसके बाद जो कैपिटल होता है, कैपिटल कैपिटल हमने देखा था, उसको कहते हैं जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। बिजनेस में जो ओनर इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका भी, वो भी लाइबिलिटी में ही आ जाता है। तो कैपिटल का अलग से कोई भी कंसेप्ट नहीं है, इसको लाइबिलिटीज में ही, ये भी एक टाइप की लाइबिलिटी होती है बिजनेस में, लेकिन इसको अलग से इसका कोई भी कंसेप्ट नहीं है। ना ही टेंजिबल इंटेंजिबल का है और ना ही कैपिटल का है, ये लाइबिलिटीज में ही आ जाता है। तो उसके बाद फिक्टिशियस एसेट, ये वो एसेट होता है जैसे कि हमने पहले भी वीडियोस में देखा था कि मान लो, मैंने आपको एग्जांपल दी थी है कि अगर बिजनेस ने एक मशीन परचेज की 10 लाख की, तो 10 लाख की अगर वो परचेज करता है, तो वो अगर ये मान के चलते हैं कि ये मशीन 10 साल चलेगी, तो वो 1-1 लाख की इनकम निकालता जाएगा कि हर साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन हो रहा है। हर साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन हो रहा है, तब जाके इस मशीन की वैल्यू 10 साल, और 10 लाख की मशीन है तो 10 साल इसकी, अगर 10 साल ये चलेगी तो हर साल का 1 लाख डेप्रिसिएशन बिजनेस रिकॉर्ड करेगा इस मशीन के लिए। तो ऐसे जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस है, उसने एडवर्टाइजमेंट की है जिसका बेनिफिट उसको 2 साल के लिए होने वाला है या 4 साल के लिए, हम मान के चलते हैं कि 2 साल के लिए होने वाला है। उसने एडवर्टाइजमेंट की है जिसपे उसका खर्चा हुआ है, मान लो 1 लाख खर्चा हुआ है एडवर्टाइजमेंट पे, जो आप भी देखते हो यूट्यूब पे, वीडियो से पहले एडवर्टाइजमेंट आती रहती है ये वो। तो उस पे अगर 1 लाख का खर्चा हुआ है किसी बिजनेस का, तो उसका बेनिफिट उसको 2 साल के लिए होने वाला है। तो वो 1 साल, पहले साल में 1 लाख ही मेंटेन करेगा, 50,000 मेंटेन करेगा। तो नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट ईयर है, तो 50,000 वो उसमें डाल देगा कि हमारा जो एक्सपेंडिचर हुआ है रेवेन्यू पे, उसको डेफर करके नेक्स्ट ईयर में डाल देगा। आई समझ आपको? एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये मेरा चैनल है गोल रिमाइंडर, मैं यहाँ पे बैच स्टार्ट करता हूँ एक। ठीक है, वो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में। मान लो कोई कोई JKSSB का एग्ज़ाम है 2024 में। तो मैं अभी 2023 में एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, मेरी एड्स मिलेंगी आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह। तो इन एड्स पे मेरा खर्चा होता है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख खर्चा होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसका बेनिफिट 2024 में भी होगा। एग्ज़ाम 2024 में होना है, तो कुछ बच्चे अभी एड्स दे के ज्वाइन करेंगे मेरे बैच को, तो कुछ नेक्स्ट ईयर भी करेंगे। नेक्स्ट ईयर भी इस ऐड का मुझे बेनिफिट होने वाला है, जो एडवर्टाइजमेंट में करूँगा इसका बेनिफिट होने वाला है। तो मैं 1 लाख में से 50,000 तो अभी 2023 में डाल दूंगा कि मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है, तो 50,000 जो है वो मैं 2024 में डालूंगा। जबकि 1 लाख मेरा अभी चला गया है, लेकिन मैं अभी 50 ही रिकॉर्ड करूंगा, 2023 का 50,000, और 50,000 2024 के लिए रिकॉर्ड करूंगा। आई समझ? इसको कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये किस में आता है, ये किस कैटेगरी में आता है? ये ना ही तो करंट कैटेगरी में आता है, ना ही नॉन करंट कैटेगरी में आता है, ये आता है फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट कैटेगरी में आता है ये। उसके बाद दूसरा है ये वाला प्राइमरी एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि मान लो ये बिजनेस की बिल्डिंग है, बिजनेस की बिल्डिंग है, इसको अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो पहले बिजनेस बनाने में जो बिल्डिंग पे इसका खर्चा होगा, ठीक है, बिजनेस पूरी कंप्लीट करने में मान लो 10 लाख खर्चा हो गया, 10 लाख हो गया। 10 लाख की मैंने बड़ी एग्जांपल दी है, आप बोलोगे 10 लाख की, मैं इसको ना कर देता हूँ कि 20 लाख।
20 लाख खर्चा हो गया बिजनेस पे, तो 20 लाख इसकी बिल्डिंग पे ही इन्वेस्ट कर दिया, तो ये खर्चा कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? ये ऑप्शन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो इसको ये एक्सपेंडिचर में करेंगे, लेकिन ये मान के चलेंगे कि इस बिल्डिंग की लाइफ कितनी होगी, ये कितने साल तक चलेगी। अगर 20 लाख इस पे इन्वेस्ट हुआ है, तो अगर ये मान के चलते हैं कि ये 40 साल तक चलेगी, तो फिर वो क्या करेंगे कि हर साल जैसे डेप्रिसिएशन का होता था, ऐसे हर साल इसका 50-50 हजार जो है वो निकालते जाएंगे कि हमारा ये एक्सपेंडिचर हो गया 50 साल करके। तब जाके 40 साल में जब ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी, जब जाके ये बिल्डिंग खत्म हो जाएगी, इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो तब जाके यहाँ से ये 20 हजार भी रिकवर करेंगे, मतलब जितना भी उनका प्रॉफिट होगा उसमें से वो 50-50 हजार निकालते जाएंगे इस बिल्डिंग के लिए, जो उनका पहले एक्सपेंडिचर हुआ था उसको रिकवर करने के लिए। जैसे मैंने डेफर का रेवेन्यू वाला किया, इसका भी ऐसी थोड़ी एग्जांपल दिया आपको मैंने। तो ये टर्म याद रखना, ठीक है। ये जो भी टर्म होती है अकाउंटेंसी में, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी, ये जो एसेट है इसमें कौन कौन से एसेट आते हैं, इसमें क्या है, तो मतलब ये याद रखना। उसके बाद हमने इसका भी जो ग्रुप बनता है लाइबिलिटी और एसेट का, अब ये देखते हैं। ऐसे कॉलम बनता है, इसके लेफ्ट साइड पे जो होता है उसको वहाँ पे लाइबिलिटी लिखा होता है, और जो राइट साइड होता है वहाँ पे एसेट होता है। एसेट हमने देखा, डिटेल में बात की, जो मशीन होती है, रेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, पेटेंट, ये कहते हैं मतलब जैसे कॉपीराइट होता है, ऐसे ही होता है जो इसके जो बिजनेस के गुड्स होते हैं। अगर किसी ने कोई अपनी कोई अपनी चीज़ किसी बिजनेस ने इन्वेंट की, तो वो उस पे पेटेंट ले लेगा कि कोई कोई भी और कंपनी इसको बना के सेल नहीं कर सकती इसकी परमिशन के बिना। जैसे कुछ मेडिसिन वाली कंपनी होती हैं वो ले लेती हैं, कोई मेडिसिन उन्होंने इन्वेंट की तो उसके लिए ले लेती हैं। तो ये भी एसेट में होता है। गुडविल जैसे कि बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है वो भी गुडविल में आती है। तो गुडविल जो होती है, रेपुटेशन, वो भी एसेट में होती है। और दूसरे जो डेटर होते हैं जिन्होंने बिजनेस से उधार लिया होता है, तो वो भी इसका एसेट होता है, ठीक है। एक तो उधार लिया होता है, दूसरा इनसे इसको इंटरेस्ट मिलता रहता है, यहाँ से इंटरेस्ट भी मिलता है। जो इनकम बिजनेस से उधार ली होती है, इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। ये भी जो जो उधार लेने वाले होते हैं डेटर, ये भी एसेट में आते हैं। तो फिर है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में हमने देखा था कि जो ओनर की कैपिटल होती है वो भी लाइबिलिटी होती है। जो सिर्फ ओनर इन्वेस्ट करता है उसी को कैपिटल कहते हैं। फिर लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो मतलब कि हमें हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमें पे करने हैं। उनकी सर्विस तो हमने ले ली है, अभी पे नहीं किए, उनको पे करना है। उसके बाद जो कैश क्रेडिट होता है, जो हम पे उधार होता है, हमने कैश ली होती है क्रेडिट पे। फिर इनकम रिसीव्ड एडवांस, एडवांस में जैसे कि हम इनकम ले लेते हैं, तो उसको अभी हमने सर्विस पे नहीं की होती, तो तब तक ये हम पे लाइबिलिटी होती है। ये हमारी इनकम तब भी मानी जाएगी जब हम सर्विस दे देते हैं। अगर हम सर्विस नहीं देते, तो ये इनकम हमें रिटर्न करनी है, तो यहाँ पे अभी लाइबिलिटी है। जैसे कि बिजनेस में अगर कोई कार का शोरूम है, तो यहाँ पे किसी ने एडवांस में पेमेंट दे दिया इसको कि मुझे आपसे कार लेनी है 1 महीने के बाद या 10 दिन के बाद, तो अब पेमेंट जो एडवांस में दे दी है, तो अभी बिजनेस को इसको कार देनी है। अगर ये कंपनी इसको कार नहीं देती, तो ये जो इनकम है इस पे तब तक ये लाइबिलिटी है जब तक ये कार इसको दे नहीं देती। तो उसके बाद एक ये टर्म है, ये एमसीक्यू में ऐसी टर्म आ सकती हैं, इनका भी ध्यान रखना। मार्शलिंग टर्म, ये जो मार्शलिंग है, मार्शलिंग किसको कहते हैं? मार्शलिंग कहते हैं, देखो, जैसे कि पहले मैं लाइबिलिटी की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म के लिए चीजें हैं, लॉन्ग टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, ये वो। तो सबसे पहले हमें क्या पे करना है, या सबसे पहले क्या पे करना है, या सबसे लास्ट क्या पे करना है, हमें चीजें ऐसे रिकॉर्ड करनी है। मार्शलिंग कंसेप्ट हमारा कहता है, जैसे कि अगर कोई परमानेंट चीज है जिसको लेट पे करना है, तो वो सबसे, या तो ऊपर लिखो, ऊपर से स्टार्ट करो, परमानेंट वाली सबसे ऊपर, फिर उससे जो कम होगी उससे नीचे, उससे नीचे, या फिर सबसे परमानेंट वाली सबसे लास्ट लिखो। दोनों तरीके अपना सकते हो, लेकिन जो भी
कंसेप्ट यहाँ के लिए अप्लाई करोगे वो यहाँ के लिए भी, जैसे चीजें अगर यहाँ परमानेंट वाली चीजें टॉप पे रखोगे तो यहाँ भी एसेट में परमानेंट वाली चीजें टॉप पे रखनी है। तो मतलब एक अरेंजमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस में चीजें अरेंज करो, सीक्वेंस में। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे हमने लिखा लॉन्ग टर्म, यहाँ पे फिर शॉर्ट टर्म उसके साथ में जैसे हमने लिखा, फिर कैश क्रेडिट इनकम, इनको एक सीक्वेंस में लिखो। जैसे कि मैं आपको यहाँ से बताता हूँ एसेट वाले में से, यहाँ से आपको इजी समझ आ जाएगा। जैसे कि जो करंट एसेट है, या तो पहले उनको लिख लो या फिर नॉन करंट एसेट को लिख लो। या तो ऊपर करंट वाले लिखो या फिर नॉन करंट वाले लिखो। चाहे करंट वाले नीचे लिखो तो भी चलेगा, ऊपर नॉन करंट लिख दो, लेकिन फिर वहां भी ऐसे ही लिखना, ऐसे ही लिखना लाइबिलिटी में भी ऐसे चीजें रिकॉर्ड करनी है, ऐसे चीजें अरेंज करनी है, ऐसे सीक्वेंस में चीजें लिखनी है। ये कहता है हमारा मार्शलिंग। मार्शलिंग का ये मीनिंग होता है। इसके साथ ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अकाउंटेंसी का, ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। तो कल से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।